हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। आज जो हमने सेमीकंडक्टर से जो टॉपिक लिया हुआ है उस टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में आज हमें पढ़ना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी सीई मोड पे, कॉमन एमिटर मोड पे। एनपीएन ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक से क्या तात्पर्य? अभिलाक्षणिक किसको कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक किसको कहेंगे? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट में रिलेशन बताने वाले ग्राफ को कहते हैं हम अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक कहते हैं। जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था उसमें भी हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो वहाँ पे है जैसे V यानी कि V और I, वोल्टेज और करंट के बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक या अभिलाक्षणिक। इसी तरह से ओम का नियम हमने देखा है। ओम के नियम में भी हम करंट और वोल्टेज के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, वही हमारा कहलाता है अभिलाक्षणिक। तो ट्रांजिस्टर में भी अभिलाक्षणिक से तात्पर्य यही है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वही ग्राफ कहलाता है आपका अभिलाक्षणिक। तो अभिलाक्षणिक एक प्रकार का इट इज अ टाइप ऑफ ए ग्राफ विच रिलेट करंट एंड वोल्टेज। जो करंट और वोल्टेज को क्या करता है, रिलेट करता है, उनमें संबंध स्थापित करता है। ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक जो हमें पढ़ना है, जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, ये दो प्रकार से होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, निवेशी अभिलाक्षणिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, निवेशी अभिलाक्षणिक। And second one is known as output characteristic, निर्गत अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है चित्र में, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। एक हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे जो एरो का निशान लगाया हुआ है, ये जो एरो है, अगर ये आउटसाइड है, बाहर की तरफ इंडिकेट हो रहा है, मतलब ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना है इसमें सीई मोड में। अब सीई मोड में देखिए, ये जो हम अभिलाक्षणिक पढ़ रहे हैं, ये जो है आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है। ये इसका प्रैक्टिकल करते हैं हम। जब स्कूल में हम होते हैं तो स्कूल में इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। क्योंकि अभी इस साल आप लोग घर से स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं वो ये एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे समझ रहे हैं और इसी से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे कि सभी को मालूम है, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसलिए हम इसे डिनोट करने के लिए या पहचानने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं एनपीएन। दिस इज अ एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब देखिए, ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक पढ़ने से पहले हमें ट्रांजिस्टर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो जब हमें ट्रांजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम उसे, उसकी जो अभिलाक्षणिक है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसे पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसीलिए ट्रांजिस्टर के बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो आप पिछले के वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमेशा ट्रांजिस्टर को काम में लाने से पहले, प्रयोग में लाने से पहले वर्किंग मोड पे रखा जाता है, यानी कि एक्टिव मोड पे रखा जाता है। तो एक्टिव मोड किसे कहेंगे? एक्टिव मोड, इट मीन्स बेस एमिटर जंक्शन शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर एमिटर जंक्शन शुड बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस मोड। जो उत्सर्जक आधार संधि है या उत्सर्जक आधार जो जंक्शन है उसे हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस पे। इट मीन्स पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि बेस है उसे हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन रीजन जो है जो कि एमिटर है इसे हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इन दिस वे, इस तरह से यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो कि पी से कनेक्टेड है और एमिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस तरह से ये हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड बायस मोड। और ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम कहते हैं इनपुट सर्किट। अब सभी को, आप लोगों को मालूम है, जो बेस है, बेस में जो करंट फ्लो होगा, एमिटर में करंट होने वाला फ्लो एमिटर करंट, उत्सर्जक धारा। बेस में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बेस करंट, IB। तो ये जो बेस करंट है ये बहुत स्मॉल करंट होता है। बेस बहुत थिन लेयर होता है, बहुत पतला परत होता है, और इस बेस में जो करंट फ्लो होती है इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत
बहुत ही कम, लगभग माइक्रो एम्पियर के रेंज का, मतलब इसमें जो करंट फ्लो होता है बेस में वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का करंट जो है वो बेस में से फ्लो होने लगता है। तो बेस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम किससे मेजर करेंगे? इसे मेजर करने के लिए हम लगाते हैं माइक्रो अमीटर। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं माइक्रो अमीटर, जो बेस करंट की वैल्यू को क्या करेगा? मेजर करेगा। और यही क्या है? हमारा इनपुट करंट है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? IB से, या हम इसे कह सकते हैं डेल IB। डेल IB इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें क्या करना है? करंट और वोल्टेज में वेरिएशन लेने हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस हम कर रहे हैं, उस चेंजेस को हमें क्या करना है? काउंट करना, उसे ऑब्जर्व करना है। इसलिए हमने यहाँ पे लिया है डेल IB। IB किसमें? जो IB करंट है उसमें क्या बता रहा है? डेल क्या बता रहा है? चेंजेस को बता रहा है। ये जो हमने बैटरी ली हुई है, जिसे हमने फॉरवर्ड बायस मोड पे कनेक्ट किया है, इस बैटरी का नाम जैसे हम देते आ रहे हैं, इसे हम नाम दे देते हैं बैटरी VBB। इट इज अ बेस सप्लाई वोल्टेज। ये क्या है? ये जो सप्लाई हो रही है वोल्टेज, जो कहाँ जा रही है? बेस में। तो जो हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो हम वोल्टेज यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज, ये पूरा का पूरा वोल्टेज ट्रांजिस्टर में नहीं जाता। यहाँ पे हमने लिया हुआ एक रियोस्टेट, धारा नियंत्रक, इसे हमने नाम दे दिया है RH1। RH1 क्या है? आपका एक रियोस्टेट है। इससे हम क्या करेंगे? करंट की वैल्यू को, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, इन दोनों के वैल्यू को क्या करते हैं? हम चेंजेस करते हैं, वेरी करते हैं इसी के थ्रू। RH1 जो है एक रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज दोनों में चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। ये जो बेस सप्लाई वोल्टेज हमने दिया हुआ है, जैसे हम मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, हम यहाँ से 5 वोल्ट जो है सप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट जो है वो ट्रांजिस्टर में नहीं जाता। क्या होता है? यहाँ से जो हमने इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि जो RH1 है, सपोज इसके द्वारा 1 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, तो बचा कितना हमारे पास? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट जो है वो ट्रांजिस्टर में आता है। पूरा का पूरा वोल्टेज जो हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा वोल्टेज जो है वो ट्रांजिस्टर पे नहीं जाता। कुछ पोटेंशियल, कुछ वोल्टेज जो है ये इनपुट रेजिस्टेंस के द्वारा ड्रॉप कर लिया जाता है, जिसके कारण पूरा वोल्टेज ना जाकर कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है और बाकी वोल्टेज जो है वो ट्रांजिस्टर में पहुंचते हैं। तो जो एक्चुअल वोल्टेज है एमीटर और बेस के बीच, एमीटर और बेस के बीच जो एक्चुअल वोल्टेज है, जिसे हम कहते हैं VBE, उत्सर्जक और आधार के बीच में जो वास्तविक विभवांतर है, जिसे हम कहेंगे VBE, उसे मेजर करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एक वोल्ट मीटर। इसे नाम दे देते हैं V1। ये क्या बताएगा? ये बताएगा उत्सर्जक और आधार के बीच में जो VBE है, उत्सर्जक आधार के बीच में जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वैल्यू को बताएगा वोल्ट मीटर V1। और ये पूरा सर्किट हमारा बन जाता है इनपुट सर्किट। तो इस तरह से इनपुट सर्किट में जो हमने माइक्रो एमीटर लिया हुआ है, वो बेस करंट को मेजर करने के लिए लिया हुआ है। बेस बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, इसलिए उसमें करंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, स्मॉल करंट उसमें से फ्लो होता है, और इसे मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर का यूज किया जाता है। सिमिलरली उसी तरह से एमीटर और बेस के बीच जो एक्चुअल वोल्टेज है, उसे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्टमीटर V1 लगाया हुआ है, जो एक्चुअल वोल्टेज को मेजर करता है। और ये पूरा सर्किट हमारा कहलाता है इनपुट सर्किट। इसी तरह से देखिए आउटपुट सर्किट की हम बात करते हैं। तो ये पूरा हमारा इनपुट सेक्शन हो गया ट्रांजिस्टर में। अब आते हैं आउटपुट सेक्शन में। आउटपुट सेक्शन में क्या होता है? कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि किसी भी ट्रांजिस्टर को जब हम वर्किंग मोड पे लाते हैं, तो उससे पहले एक्टिव मोड में लाने के लिए एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होना चाहिए और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट होना चाहिए। तो कलेक्टर को हमें रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करने के लिए इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और एमीटर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी का हम नाम दे देते हैं VCC। ये कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है। इसी तरह से कलेक्टर में भी जो करंट फ्लो होगा, कलेक्टर करंट, उसे मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे एक और एमीटर लगाना होगा। लेकिन कलेक्टर का साइज जो होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है, सबसे बड़ा रीजन होता है कलेक्टर का। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी क्या होगा? बेस के रेस्पेक्ट में ज़्यादा ही होगा। तो उस करंट को मेजर करने के लिए हम लगाते हैं मिली एमीटर। तो यहाँ पे मिली एमीटर के हेल्प से हम कलेक्टर करंट IC को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। सेम एज यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है रियोस्टेट RH2। RH2 जो है वो आउटपुट सेक्शन में लगा हुआ है, जो आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ से हम RH2 के हेल्प से कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, उसमें वेरी कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने इस एमीटर और कलेक्टर के बीच जो वोल्टेज है, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल VCE से,
इसे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेकेंड वोल्ट मीटर लगाया हुआ है V2। फर्स्ट हमने कहाँ लगाया था, इनपुट सेक्शन में, और जो दूसरा वोल्ट मीटर हम लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, V2 आउटपुट सेक्शन में। तो ये हमारा बन जाता है आउटपुट सेक्शन या आउटपुट सर्किट बन गया। आउटपुट सर्किट में एक बार फिर से देखिए, ये हमने जो सप्लाई वोल्टेज दी हुई है ये कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ हमने कलेक्टर को कलेक्टर को हमने रिवर्स बायस मोड पे रखा हुआ है, और कलेक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हमें मेजर करने के लिए हमने मिली एमीटर लगाया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन होता है इसमें जो करंट है वो बेस के रेस्पेक्ट में ज़्यादा फ्लो होता है। यहाँ हमने एक रियोस्टेट लिया हुआ है जिसके हेल्प से हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। और जो एक्चुअल वोल्टेज है किसके बीच, कलेक्टर और एमीटर के बीच में, जो एक्चुअल वोल्टेज है जिसे हम कह रहे हैं VCE, उसे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर V2 लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये जो सर्किट हमारा बन जाता है, इस सर्किट को हम कहते हैं आउटपुट सर्किट या आउटपुट सेक्शन। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं हमें जो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है वो फर्स्ट है हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, निवेशी अभिलाक्षणिक। निवेशी अभिलाक्षणिक कहने का मतलब हम इनपुट सर्किट पे आ जाते हैं। अब हमें इनपुट सर्किट में किसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो इनपुट सेक्शन में जो इनपुट वोल्टेज है, कौन सा होगा इनपुट वोल्टेज, ये होगा VBE होगा या फिर VCE होगा। ये तो आउटपुट सेक्शन है, हमें किसमें ग्राफ प्लॉट करना है, इनपुट सेक्शन में, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो डेल VBE, और जो इनपुट करंट है वो है डेल IB। इन दोनों में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक या निवेशी अभिलाक्षणिक। लेकिन जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, बेस करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में, तब हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है आउटपुट वोल्टेज को। आउटपुट वोल्टेज कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसे कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रियोस्टेट है, मैंने बताया था आपको, रियोस्टेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। तो रियोस्टेट से हम क्या करते हैं, स्लाइड से स्लाइड करते हैं और किसी पॉइंट पे से आके रोक देते हैं। सपोज हमने VC की वैल्यू को, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ del VCE it means output voltage। तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखकर, आउटपुट वोल्टेज हमारा है VCE, संग्राहक उत्सर्जक जो वोल्टता है ये कहला रहा है आउटपुट वोल्टेज, और इस आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है और किसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, इनपुट वोल्टेज इट मीन्स डेल VBE एंड इनपुट करंट इट मीन्स डेल IB। तो ये ग्राफ कहलाएगा हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। सपोज मानते हैं VCE को हम कांस्टेंट कर देते हैं। सपोज मान लेते हैं डेल VCE आउटपुट वोल्टेज, इसे हमने कांस्टेंट कर दिया। जस्ट एन एग्जांपल, हमने इसे कांस्टेंट कर दिया है 3 वोल्ट पे। 3 वोल्ट पे हमने रियोस्टेट की हेल्प से डेल VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को, जो कि आउटपुट वोल्टेज है, इसे हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। बेस करंट इज इनपुट करंट एंड बेस एमीटर वोल्टेज इज नोन एज इनपुट वोल्टेज। अब इसमें वेरिएशन कैसे होगा, रियोस्टेट RH1 की हेल्प से। ये हमारा कहलाएगा इनपुट रेसिस्टेंस, ये हमारा कहलाएगा आउटपुट रेसिस्टेंस। तो यहाँ से RH1 की वैल्यू को हम वेरी करते हैं, किसके लिए, वोल्टेज के लिए भी और उसके रिस्पेक्ट में करंट का। तो यहाँ पे हमने VCE को 3 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डेल VBE और उसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है डेल IB। सपोज डेल VBE की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू भी हम ले लेते हैं 0, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 1 वोल्ट, तब भी डेल IB की वैल्यू क्या है, 0 आ गई। जब हम इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तब भी इसकी वैल्यू आती है 0। जब हम इसकी वैल्यू 3 लेते हैं तब भी इसकी वैल्यू आ रही 0। जब हम इसकी वैल्यू 4 लेते हैं तो ये हो जाता है 1। जब हम इसकी वैल्यू 5 लेते हैं तो ये हो जाता है 2, 6 लेते हैं तो ये हो जाता है 3। तो इस तरह से हमने वेरिएशन देखा, VC को हमने कांस्टेंट रखा, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारा कांस्टेंट है। और रियोस्टेट के हेल्प से, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, हम जब फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमने VC को एक बार क्या किया, कांस्टेंट रखा, और कांस्टेंट रखने के बाद हम VBE और IB के
डिफरेंट जो है वो वैल्यूज जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो वीबी के वैल्यू को हमने इतने सारा और उसके रिस्पेक्ट में आईबी के वैल्यू को हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया हुआ है। अब अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें, जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं, अगर हम उसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। हमें ग्राफ प्लॉट करना है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज कौन सा है, बताइए कौन सा होगा, नहीं बता सकते ना, डेल वी बी ई, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, और जो इनपुट करंट है वो हमारा है डेल आई बी। हमें इन दोनों के बीच क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन इस बीच में कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट है आउटपुट वोल्टेज। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। ये हमने डेल वी बी ई को लिया हुआ है और ये हमने लिया हुआ है डेल आई बी को। अब हम ग्राफ प्लॉट करते, जो हमारे पास रीडिंग लिए थे हमने, जो ऑब्जर्वेशन हमने लिए थे, ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेल वी बी ई एंड डेल आई बी। 0 पे 0 था, 1 पे भी ये 0 था, 2 पे भी 0 था, 3 पे भी 0 था, 4 पे 1 था, 5 पे 2, 6 पे 3। तो जैसे हम यहाँ पे वेरी करते जाते हैं वोल्टेज की वैल्यू को, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को, वैसे वैसे हमें करंट की वैल्यू भी मिलते जाती है। और यहाँ पे जैसे हमने ये 0 रखा, वोल्टेज की वैल्यू को हमने 0 रखा, करंट भी हमें 0 मिल गया। जब हमने वोल्टेज की वैल्यू को 1 पे इंक्रीज किया तब भी ये हमें क्या मिला, 0 मिला, करंट की वैल्यू जो है वो 0 मिल गई। जब हमने 2 पे रखा तब भी हमें बेस करंट जो है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जब हम उसे 3 पे रख रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन जब हम 4 पे रख रहे हैं तो बेस करंट जो है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, 4 पे। 4 पे हमने रखा तो बेस करंट हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। जब हम इसकी वैल्यू को और वेरी करते जा रहे हैं तो इस करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। इस तरह से सडनली इसकी वैल्यू जो है बढ़ते जा रही है। तो जब हमने वीबी के वैल्यू को क्या किया, धीरे 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 वेरी करना शुरू किया। जब हमने 0 पे रखा तो करंट की वैल्यू, बेस करंट जो है वो 0 था। फिर हमने 1 किया वीबी की वैल्यू को, फिर भी बेस करंट जो है वो 0 है, 0 है, 0, फिर 0। लेकिन जैसे ही हमने 4 पे रखा, वीबी की वैल्यू को जैसे हमने 4 वोल्ट पे रखा, करंट की वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू हो गई और ये बहुत तेजी से फिर बढ़ने लगती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो कर्व हमने बनाया हुआ है, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है करंट और वोल्टेज के बीच में, ये किस ग्राफ के इक्विवेलेंट लग रहा है, सोचिए थोड़ा सा, कौन सा ग्राफ है ये, बिल्कुल ये पीएन जंक्शन डायोड में जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग में अभिलाक्षणिक पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही है। जिस वोल्टेज पे, देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जब हमने 0 रखा तो 0 0 0 0 कॉन्स्टेंट थी आईबी की वैल्यू, लेकिन 4 पे इसकी वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। जिस वोल्टेज पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है उस वोल्टेज को कहा जाता है नी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है ये, नी वोल्टेज। तो इस तरह से जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, VCE कब की कंडीशन पे है, जब हमने एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCE इक्वल्स टू 3 वोल्ट। सेम एज अब हम दूसरी बार क्या करेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट को जब हम करेंगे तो VCE की वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सपोज मान लीजिए हमने VCE की वैल्यू को कांस्टेंट रखा है 5 वोल्ट पे, पहले हमने 3 वोल्ट पे रखा, फिर हम रख रहे हैं किस पे, 5 वोल्ट पे। तो इसकी जो वैल्यू है ये हमें मिलेगी इस तरह से, इसका जो ग्राफ है ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से देखिए। तो ये कब की कंडीशन पे है, जब डेल VCE इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 5 वोल्ट पे, ये क्या है, कांस्टेंट है। देखिए इस तरह से ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये ऐसा कैसे मिल रहा है, देखिए जैसे हमने फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया तो हमने VCE की वैल्यू को 3 वोल्ट पे रखा, हमें 0 पे 0 मिला, IB की वैल्यू 1 पे 0 मिला, 2 पे 0 मिला, 3 पे 0 मिला। जब हम VCE को 5 वोल्ट पे कांस्टेंट कर रहे हैं तो मान लेते हैं हमारे पास ये जो हमने VBE की जो वैल्यू है, इसे जब हमने 4 वोल्ट पे रखा तब भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 5 वोल्ट पे अगर हम इसे रखते हैं तब भी ये हमें क्या मिल रहा है, 0। 6 वोल्ट पे भी क्या मिल रहा है, ये 0। 7 पे हो रहा है 1, 8 पे हो रहा है 2। तो इस तरह से देखिए जब हमने VCE आउटपुट वोल्टेज को जब हमने 3 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा था तो हमें 0.3 तक IB की जो वैल्यू है वो 0 मिल रही थी, 4 पे उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो रही थी। लेकिन जब हमने VCE की वैल्यू को क्या कर दी, बढ़ा दिया, जैसे ही हमने आउटपुट वोल्टेज को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। पहले वो 3 वोल्ट पे कांस्टेंट था, अब वो 5 वोल्ट पे हमने कांस्टेंट रख दिया। तो हमें जो IB की वैल्यू मिल रही है, जो बेस करंट हमें मिल रहा है, वो कहाँ पे मिल रहा है, 7 पे मिल रही है। 6 तक क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ये जो है रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड है। जब हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन लेयर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डिप्लीशन लेयर हमने पढ़ा हुआ है कि
फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो कम होती है, और रिवर्स बायसिंग पे जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है। तो जैसे ही अगर हम रिवर्स वोल्टेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, बहुत उसकी जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो बैरियर पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल यानी कि रोधी का विभव, उसका मान भी बढ़ जाता है। अब जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर रहा है जंक्शन को पार करने में, लेकिन जो रोधी का विभव है, जो बैरियर पोटेंशियल है, वो तो काफ़ी ज़्यादा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन तभी हो पाता है जब उसको जो पोटेंशियल दिया जाता है वो बैरियर पोटेंशियल से क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस तरह से अगर हम इसे देखिए, इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमने पीएन जंक्शन डायोड लिया हुआ है। पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन लेयर होता है ये रिवर्स बायस में काफ़ी चौड़ा होता है। तो जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पी रीजन में आके पी रीजन में जंप करके जो होल होते हैं उसे फील कर देते हैं, जिसके कारण जो पी रीजन होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और एन रीजन में जो है पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसके कारण इस डिप्लीशन लेयर में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ तभी रिकम्बाइन हो पाएगा जब उसे बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा वोल्टेज दिया जाए, ज़्यादा एनर्जी उसे प्रोवाइड की जाए। तो यही चीज़ें यहाँ पे हो रही। जब हम रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। रिवर्स वोल्टेज मतलब कि आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। ये जो आउटपुट सबके लिए रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड है। अब रिवर्स वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है, उत्क्रम वोल्टता जो है वो बढ़ रही है, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। जब डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो जा रहा है, उसकी विड्थ जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जा रही है, तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे करंट की वैल्यू जो है वो प्लेट से बढ़ना शुरू होती है। तो इस तरह से जब हमने VCE की वैल्यू को 5 वोल्ट रखा, तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट जैसे ही हमने रखा तो ये जो वैल्यू है, ये जो आपको दिख रही 7 पे, जब हमने VBE की वैल्यू को 7 पे रखा तब जाके इसकी वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू हो रही। जब हमने VBE की वैल्यू को 7 वोल्ट पे रखा तब जाके इसकी IB की जो वैल्यू है वो 1 पे हुआ, फिर इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। इसी तरह से अगर VCE की वैल्यू को और बढ़ाया जाए और इंक्रीज किया जाए, जैसे हमने 3 वोल्ट पे रखा, फिर VCE की वैल्यू को हमने 5 वोल्ट पे रखा, अगर VCE की वैल्यू को हम अगर फिर से इंक्रीज कर दे 10 वोल्ट पे रख दे, तो इस तरह से ये हमें फिर से एक ग्राफ मिलेगा VBE और IB के बीच में, और यही ग्राफ आपका कहलाता है निवेशी अभिलाक्षणिक input characteristic. It is a relation, it is a graph between input voltage and input current at the constant value of output voltage. आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, VCE को हमें कांस्टेंट रखना है, और उस कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमें हर बार क्या करना है, VBE के रिस्पेक्ट में IB की वैल्यू को हमें ऑब्जर्व करते जाना है, नोट करते जाना है। उसके बाद अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये जो ग्राफ मिलता है ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसे हमने इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में हमने ग्राफ प्लॉट किया, उसी तरह से जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है या निर्गत अभिलाक्षणिक है, ये किसके किसके बीच का ग्राफ होगा, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। तो इस तरह से जो ग्राफ इन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ड्रॉ किया गया हो वो ग्राफ कहलाता है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम कहते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक। निर्गत अभिलाक्षणिक नाम से ही समझ में आ रहा है आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच का रिलेशन, जिसे हम ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, शो करते हैं, ये हमारा कहलाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लिया था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में लिया था, लेकिन वहाँ पे कांस्टेंट क्या था, आउटपुट वोल्टेज था। यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं VCE और डेल IC के बीच में, ये हमारा क्या है, डेल IC, ये आउटपुट करंट है, ये आउटपुट वोल्टेज है। जब हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस समय जो इनपुट करंट है यानी कि डेल IB, इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। डेल IB भी हो सकता है और डेल VBE भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम IB की वैल्यू को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो वहाँ पे उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वोल्टेज की वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ही हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट IB और डेल IB, तो आउटपुट वोल्टेज डेल VCE और आउटपुट करंट डेल IC, इन दोनों के बीच ग्राफ, लेकिन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है वहाँ पे, इनपुट करंट, इट मीन्स डेल IB जो है वो आपका कांस्टेंट है। सपोज जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम डेल IB
इनपुट करंट, ये माइक्रो एम्पियर के रेंज का क्या होता है, करंट होता है। बेस करंट जो कि बहुत स्मॉल करंट होता है, बहुत थिन लेयर होने के कारण बेस बहुत पतला होता है, इस वजह से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत स्मॉल होता है माइक्रो एम्पियर के रेंज का, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज किया हुआ है। तो अगर हम डेल आई वी की वैल्यू को सपोज 10 माइक्रो एम्पियर ले लेते हैं, 10 माइक्रो एम्पियर पे हमने क्या कर दिया, इसे कांस्टेंट किया। कैसे कांस्टेंट करेंगे, इस रियोस्टेट RH1 की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसे स्लाइड करते हैं और IB की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं 10 माइक्रो एम्पियर पे। जस्ट एन एग्जांपल। अब हमें इसे कांस्टेंट रख के किसके किसके बीच में हमें वैल्यू लेना है, किसके किसके बीच में हमें वेरिएशन करना है, तो ये आपका आएगा आउटपुट वोल्टेज डेल VCE, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट डेल IC। इसके बीच चलिए वेरिएशन करते हैं। जब इसके बीच हम वेरिएशन करेंगे तो इसकी हेल्प से हमें RH2 की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, इसे हम स्लाइड करते जाएंगे। सपोज इसकी वैल्यू 0 है, डेल VCE की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमें ये डेल ICP क्या मिल रहा है, 0। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो मिलते जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक एक्सपेरिमेंट है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें इस तरह से वैल्यूज जो है वो मिलते जाती है। डेल VC की वैल्यू को अगर हम 1 करते हैं तो डेल IC का मान भी चलिए बढ़ गया, 1 हो गया, 1 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो मिली एम्पियर के रेंज का है। 2 हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाती है, 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी 3 हो जाती है, 4 रखते हैं तब भी इसकी वैल्यू 3 रहती है, 5 रखते हैं तब भी इसकी वैल्यू 3 रहती है। 6 वोल्ट पे अगर हम देखें तो डेल IC की वैल्यू जो है वो 3 मिली एम्पियर ही हमें मिलती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, 0 हमने रखा, आउटपुट वोल्टेज देखिए, बेस करंट जो है हमारा इनपुट करंट जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब हमें वेरिएशन लेना है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में। आउटपुट वोल्टेज इट मींस डेल VCE और आउटपुट करंट इट मींस डेल IC। जब हम वेरिएशन लेते हैं तो हमें मिलता है डेल VCE की वैल्यू जब 0 है तो ये भी 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तब भी 3 है, 5 है तब भी 3 है, 6 है तब भी 3 है। तो इस तरह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया है अगर हम उसे लेकर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम बना रहे हैं, निर्गत अभिलाक्षणिक, इट इज अ टाइप ऑफ ए ग्राफ विच रिलेट्स आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। ये हमने ले लिया VCE आउटपुट वोल्टेज एंड ये हमने ले लिया डेल IC आउटपुट करंट। अब हमें इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। तो जब हमने इसकी वैल्यू 0 रखी थी तो हमें डेल IC की वैल्यू भी क्या मिला, 0 मिला। जब हमने VC की वैल्यू को 1 किया तो हमें भी इसकी वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, इसकी वैल्यू 1 मिली। जब हमने इसकी वैल्यू को डेल VC की वैल्यू को 2 किया तो भी इसका वैल्यू 2 हो गया, 3 किया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, लेकिन 4 किया तब भी इसका वैल्यू क्या था, 3 था, 5 किया तब भी इसका वैल्यू क्या था, 3 था, 6 किया तब भी इसका वैल्यू क्या था, 3 था। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, ये कांस्टेंट मिल रहा है। ये कब की कंडीशन में है, जब अपने पास डेल IP इक्वल्स टू कांस्टेंट है 10 माइक्रो एम्पियर। देखिए फिर से हमने क्या किया है, ग्राफ हमने प्लॉट किया है। इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया है, डेल IP यानी कि जो इनपुट करंट है, इस इनपुट करंट को हमने 10 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट रख दिया और हमें किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज है डेल VCE, इसकी वैल्यू जब हमने 0 रखी थी, अभी जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखे थे उसी की बेसिस पे जब हमने डेल VCE की वैल्यू 0 रखी थी तो हमें डेल IC का मान भी क्या मिला था, 0 मिला था। जब हमने डेल VCE की वैल्यू को इंक्रीज किया 1 पे किया तो IC की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे हम VCE की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे डेल IC की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे डेल IC की वैल्यू जो होती है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसी तरह अब अगर हम डेल IP इसकी वैल्यू को 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट कर देते हैं, इसकी वैल्यू को हम कहाँ रख रहे हैं, 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट कर दी। अब हमें वेरी करना है डेल VCE एंड डेल IC, इसके बीच हमें अब वेरिएशन करना है। तो फिर से 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 वोल्ट पे 4 मिली एम्पियर, इसी तरह से VCE एंड IC। 5 पे ये हमें मिल रहा है 4 मिली एम्पियर, 6 पे भी हमें मिल रहा है 4 मिली एम्पियर, 7 पे भी मिल रहा है 4 मिली एम्पियर।
तो इस तरह से देखते जाइए, जब हमने स्टार्टिंग में जब डेल आई वी हमने 10 माइक्रो एम्पियर लिया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वीसी की वैल्यू जो है हमें मिल रही थी 3 तक हमने 3 लिया, 4 पे हमें क्या मिल रहा था, 3 ही मिल रहा था, 5 पे भी हमें 3 मिल रहा था, 6 पे भी 3, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने आईबी की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, आईबी मतलब बेस करंट को हमने 10 से क्या कर दिया, 20 माइक्रो एम्पियर किया, वैसे ही हमें 0 पे रखा हमने वीसी तो हमें 0 मिला, 1 पे रखा तो 1, 2 पे रखा तो 2, 3 पे रखा तो 3, 4 पे जैसे ही हमने रखा हमें क्या मिला, ये 4 मिला। और 5 पे जब हम रखते गए तो ये हमें क्या मिलता गया, 4 एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 पे भी हमने रखा तो 4 मिली एम्पियर, 7 पे भी रखा तो 4 मिली एम्पियर। इस तरह से हमें करंट की कांस्टेंट वैल्यू जो है वो मिलती गई। ये कब की कंडीशन में है, जब डेल आई पी इक्वल्स टू हमारे पास है 20 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह से अगर बेस करंट की वैल्यू को हम और इंक्रीज करें, यानी कि बेस को हम चौड़ा नहीं कर रहे, बेस को हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जब बेस करंट की कैपेसिटी बढ़ गई है, पहले वो 10 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट था, फिर 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट था, अब अगर हम बेस करंट की वैल्यू को और इंक्रीज कर दे, सपोज हमने आईपी की वैल्यू को 30 माइक्रो एम्पियर पे रखा, तो फिर से जो करंट है, आउटपुट करंट, वो इनिशियली क्या होगा, बढ़ेगा, इनिशियली वो स्टार्टिंग में क्या होगा, बढ़ेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू के बाद एक वैल्यू के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब हमने यहाँ पे क्या लिया, डेल आई वी इक्वल्स टू 30 माइक्रो एम्पियर, तो इस तरह से हमें ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, इनपुट करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखकर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें इस तरह से जो आउटपुट करंट की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में आउटपुट वोल्टेज के वेरिएशन के साथ बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा, इसका भी तो रीजन है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही पे आता है कि एक स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जो है, आईसी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद फिर ये कांस्टेंट क्यों हो जाती है। तो इसका कारण ये है कि जो कलेक्टर में करंट फ्लो होता है वो डिपेंड करता है बेस में करंट होने वाले करंट पे, और बेस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर पे। तो स्टार्टिंग में क्या है, एमिटर से जो चार्ज कैरियर आते जाते बेस में आते हैं, तो स्टार्टिंग में बेस जो करंट होता है, बेस करंट, जो बेस तो बहुत थिन होता है इसलिए उसमें स्मॉल करंट आता है, उसके बाद जो बाकी के आवेश वाहक जो चार्ज कैरियर बच जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एमिटर से बेस के थ्रू किससे चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे एमिटर से बेस में आने वाले जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, और इसी तरह से जो कलेक्टर रीजन में हमें जो करंट मिलता है वो कांस्टेंट करंट मिलता है। इट मीन्स जो कलेक्टर करंट है वो डिपेंड करता है बेस पे और एमिटर पे। कलेक्टर करंट जो मेनली डिपेंड करता है वो बेस पे करता है, और बेस पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस पे डिपेंड करेगा, एमिटर पे डिपेंड करता है। तो एमिटर से जो चार्ज कैरियर आ रहे हैं वो बेस पे आते हैं, बेस से रिकम्बाइन होने के बाद, बहुत क्योंकि बेस बहुत थिन होता है, इससे रिकम्बाइन होने के बाद वो चले जाते हैं कलेक्टर रीजन में, और जैसे ही वो कलेक्टर रीजन में जाते हैं, कलेक्टर में जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जो एमिटर है, क्योंकि हम एमिटर में डोपिंग नहीं कर रहे हैं, एमिटर में जो डोपिंग हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसमें हाईली जो चार्ज कैरियर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे हमने डोपिंग को नहीं बढ़ाया, डोपिंग को हमने इंक्रीज नहीं किया, तो यहाँ के जो चार्ज कैरियर हैं वो लगातार क्या होते हैं, बेस से कलेक्टर में जाता रहता है एमिटर से होते हुए। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि जो चार्ज कैरियर है वो बेस से कलेक्टर में जो जाने वाले चार्ज कैरियर वो कांस्टेंट हो जाते हैं, जिससे कलेक्टर रीजन में कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो होने लगता है, और यही कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच प्लॉट किया गया ग्राफ कहलाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन इसके लिए जो इनपुट करंट है उसकी वैल्यू को कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट द ग्राफ प्लॉट बिटवीन output voltage and output current is known as output characteristic of NPN transistor in CE mode। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में NPN ट्रांजिस्टर के लिए जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो निर्गत वोल्टेज VCE और निर्गत धारा IC के बीच खींचा गया ग्राफ है, और ये तब खींचा जाता है जब इनपुट करंट यानी कि निवेशी धारा IC का मान कांस्टेंट हो, नियत हो, तो इसे कहा जाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं
इनपुट रेसिस्टेंस एंड आउटपुट रेसिस्टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है वो इनपुट रेसिस्टेंस है, निवेशी प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं। इनपुट रेसिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं RI से। तो इनपुट रेसिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है RI की वैल्यू। तो जैसे हम ओम के नियम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू आर, ये हम जानते हैं। V इक्वल्स टू हमारे पास होता है I इंटू आर। अगर हम R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो I इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा V अपॉन में I। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट रेसिस्टेंस। तो इनपुट रेसिस्टेंस में भी हमें RI कैलकुलेट करना है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? V अपॉन में I। लेकिन ये जो V और I है ये कौन सा वोल्टेज होगा और कौन सा करंट होगा? Obviously input voltage and input current. The ratio of input voltage and input current is known as input resistance. Input voltage निवेशी प्रतिरोध और इनपुट करंट निवेशी धारा का अनुपात ही क्या कहलाएगा? निवेशी प्रतिरोध। So this is del VBE and this one is del IB। ये हमारा कहलाता है इनपुट रेसिस्टेंस। ये इनपुट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हमें यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। सेकंड जो है वो हमारा आता है आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। आउटपुट रेसिस्टेंस को हमने डिनोट किया है RO से। RO इट मीन्स आउटपुट रेसिस्टेंस। जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है, एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ है, RI इक्वल्स टू डेल VBE अपॉन डेल IB एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डेल VCE। VC की वैल्यू कैसी दिया हमने? आउटपुट वोल्टेज को हमने कांस्टेंट लिया है और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट ये हमारा होगा, इसका जो रेशियो है ये कहलाएगा हमारा इनपुट रेसिस्टेंस। सेम एज जो हमें RO निकालना है, आउटपुट रेसिस्टेंस जो हमें निकालना है, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। डेल VCE अपॉन डेल IC एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डेल IB, ये हमारा कहलाएगा आउटपुट रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं करंट गेन की, धारा लाभ। इससे पहले मैंने कई बार इस वर्ड का यूज किया हुआ है, धारा लाभ। बेस को हमेशा थिन रखा जाता है, बेस को हमेशा पतला रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इससे बेस करंट की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है। बेस करंट की वैल्यू कम होने से जो हमें वोल्टेज गेन होता है, करंट गेन होता है, इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी हुई मिलती है, मतलब ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, करंट गेन। थर्ड पॉइंट है हमारे पास करंट गेन, जिसको हम कहते हैं धारा लाभ। करंट गेन हिंदी में बोलते हैं धारा लाभ। इसे कैलकुलेट करने के लिए इसे सबसे पहले तो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा जो है करंट गेन को रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड आउटपुट इनपुट करंट। आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। आउटपुट करंट को हम डेल IC से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इनपुट करंट है उसे हम डेल IB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमने निकाला है रेशियो, ये रेशियो कहलाता है धारा लाभ या करंट गेन। इसे हम करंट गेन से बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर IB की वैल्यू कम होगी तो हमें डेल IC की वैल्यू क्या होगी, यानी कि बीटा की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए धारा लाभ का मान ज़्यादा तभी होगा जब बेस करंट क्या होता है, कम होता है। बेस करंट को क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, जिससे करंट गेन हमें क्या मिले, ज़्यादा मिले। तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो है वो कहलाता है करंट गेन। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने NPN ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है CE मोड पे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और करंट गेन। इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस एंड करंट गेन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में बहुत ईजी आते हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर क्या है। जब तक आप ट्रांजिस्टर क्या है ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले आप ट्रांजिस्टर के सारे वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद फिर आप इस ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में, ये बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। सो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर से एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही सिंपल और ईजी वे में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।